हे फ्रेंड्स, दिस इज स्टेफी अरोड़ा। तो बात कर रहे थे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की। सीरीज चल रही थी, आज तीसरा दिन है जिस पे बात करेंगे मनी और बैंकिंग की। और मनी बैंकिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे उसमें से क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या आप करो, क्या छोड़ दो, किस फॉर्म में क्या बन के आएगा, आज सब इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं मनी के साथ। सो नाउ व्हाट इज मनी? मनी का मतलब क्या होता है? मनी इज व्हाट इट इज एन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जिस भी चीज को हम एज एन मीडियम यूज कर रहे हैं, मतलब एक जरिया है जिसको मैंने, सपोज मैंने कुछ खरीदना है आज मार्केट में जाके, मैं पैसे दूंगी और सामान लेके आ जाऊंगी। ठीक है, तो जिसको भी हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज, चीजों को एक्सचेंज करने के लिए जिसको भी हम यूज करेंगे, दैट इज व्हाट मनी इज। इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। मेन पर्पज यही था कि इसको एज एन मीडियम हम बना के चीजें जो है एक्सचेंज कर सके। ठीक है, तो जो मनी है आपका, सिंपल आपको ये याद रखना है। मनी के ना आपको पेपर में आते हैं फंक्शंस। फंक्शंस ऐसे नहीं है कि सीधा पूछ लेते हैं, ज्यादातर पूछे जाते हैं कि आपको कोई भी इंडिविजुअल जो है वो पूछ लिया जाएगा कि इस फंक्शन के बारे में बताओ क्या होता है। हाउ मनी इज एन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हाउ मनी इज स्टोर ऑफ वैल्यू एंड ऑल। एक एक करके सब पे बात कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट फंक्शन आ गया हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सो मीडियम ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, एज अभी मैंने डिस्कस किया कि किसी भी गुड्स की मैंने पेमेंट करनी है, कोई सर्विस ली है उसकी पेमेंट करनी है, तो हम मनी को यूज कर लेते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड आ जाएगा हमारा मेजर ऑफ वैल्यू। सो मनी को हम जो है एज एन मेजर ऑफ वैल्यू भी यूज करते हैं। मतलब मनी एक ऐसी चीज है जिसको नापा तोला जा सकता है। मैं डिफाइन कर सकती हूँ कि ये 100 रुपए का नोट है, 200 रुपए का, ये चीज इतने की आई। राइट, तो जिसको मेजर किया जा सके, वैल्यू डिटर्मिन की जा सके, वैसी चीज जो है मनी मानी गई है। नेक्स्ट, उसके बाद अब हम बात करते हैं इसके सेकेंडरी फंक्शंस। ये थे दो प्राइमरी फंक्शंस कि मनी की वैल्यू मेजर होती है और मनी जो है वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज माना गया है। राइट, अभी बात करते हैं कि मनी के सेकेंडरी फंक्शन कौन कौन सी है। तो सेकेंडरी में फर्स्ट हमारा आ जाएगा स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। सो नाउ व्हाट इज डेफर्ड पेमेंट्स? डेफर्ड पेमेंट्स का मतलब क्या होता है? वो पेमेंट जिसको हम यूज करते हैं या जिसको हम पे करना है फ्यूचर पे, एक प्री डिटर्मिन डेट पे। ठीक है, तो जिन भी चीजों को फ्यूचर डेट पे हमने डिफाइन किया, फ्यूचर पे मैंने कोई पेमेंट करनी है, कुछ भी करना है, तो वो डेफर्ड पेमेंट्स होती हैं। तो मनी हेल्प करती है जो भी हमारी कॉन्ट्रैक्चुअल और फ्यूचर पेमेंट को पे करने में। सो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट एज अंडर सेकेंडरी फंक्शंस। उसके बाद नेक्स्ट आ रही है हमारी स्टोर ऑफ वैल्यू। सो जो मनी है उसके अंदर स्टोर ऑफ वैल्यू भी पाई जाती है। स्टोर ऑफ वैल्यू कैसे पाई जाती है? इसमें हम देखते हैं कि जैसे मनी है, आज मैंने मनी को रिकॉर्ड करना है, संभाल के रखना है, स्टोर करना है घर पे, तो इजीली हम स्टोर कर सकते हैं। पहले बार्टर सिस्टम होता था, जब मनी नहीं थी हमें बड़ी बड़ी चीजों को स्टोर करना पड़ता था, सो दैट हम उसको एक्सचेंज करके जो भी मेरी नेसेसिटी की गुड है मैं उसको लेके आ सकूं। बट मनी में ऐसा नहीं है, मनी ने ये चीज सॉल्व कर दी है। वैल्यू को स्टोर करना मनी ने जो है इजी कर दिया है। तो ये कुछ थे हमारे मनी के फंक्शंस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है हाउ मनी हैज ओवरकम द ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम। सो बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स को मनी ने कैसे खत्म किया है, अभी थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है इसमें मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सो मीडियम ऑफ एक्सचेंज मैंने अभी आपको बताया, इसने जैसे पहले क्या होता था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, ये एक प्रॉब्लम फेस होती थी। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, इसमें क्या होता था, जैसे सपोज मुझे आज चावल चाहिए। ठीक है, अगर मुझे चावल चाहिए, मेरे पास एक्स्ट्रा घोड़े पड़े हैं। ठीक है, अभी मुझे वो पर्सन ढूंढना पड़ेगा जिसके पास एक्स्ट्रा चावल हो और जिसको रिटर्न में हॉर्स, घोड़े ही चाहिए। ठीक है, अभी मेरी नीड सामने वाले की जो है एक्स्ट्रा चीज होनी चाहिए, और जो सामने वाले की नीड है वो मेरे पास एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम आती थी बार्टर सिस्टम में, जिसको मनी ने सॉल्व किया, क्योंकि आज क्या है, आपको जो भी चाहिए आप पैसे दो, जाके ले आओ। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी ने खत्म कर दिया। सेकंड है मनी की वैल्यू को हम मेजर कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया बार्टर सिस्टम में मैं डिफाइन नहीं कर सकती थी, क्या पता चावल कम हो वैल्यूएबल और जो हॉर्सेज है वो ज्यादा वैल्यूएबल हो, है ना। तो ऐसे मेजर वैल्यू बार्टर सिस्टम में पॉसिबल नहीं हो पाती थी। बार्टर सिस्टम के आने के साथ क्या हुआ, चीजों को मेजर करना, नापना तोलना इजी हो गया। देन नेक्स्ट, मनी को स्टोर करना बड़ा इजी है। घोड़े स्टोर करके रखना ऑब्वियसली मेरे लिए बड़ा मुश्किल चीज थी, मनी को मैं आराम से स्टोर कर रही हूँ। ठीक है, और जब भी मुझे जो भी चाहिए उसको यूज करके मैं कुछ भी खरीद पा रही हूँ। देन नेक्स्ट, फ्यूचर पेमेंट्स, वही जो फंक्शंस होते हैं ना, बेसिकली वही प्रॉब्लम सॉल्व की है बार्टर सिस्टम की मनी ने। तो फ्यूचर पेमेंट्स करना
ईजी हो चुका है मनी की इंट्रोडक्शन के साथ। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे मनी सप्लाई की। सो मनी सप्लाई क्या होता है? इट इज अ सम टोटल ऑफ वॉल्यूम ऑफ मनी जो पब्लिक की तरफ से सर्कुलेट की जाती है इकोनॉमी में, उसको हम मनी सप्लाई बोलते हैं। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी, टोटल वॉल्यूम जो मनी का हमारी इकोनॉमी में सप्लाई होता है उसको हम मनी सप्लाई बोलते हैं। ठीक है, सो मनी सप्लाई को मेजर करने के 4 मेथड्स हैं, M1, 2, 3 एंड 4। आपको पेपर में M1 ही ज़्यादा पूछा जाता है, 2, 3, 4 आपको जनरली MCQ में ही आते हैं। वैसे भी सिलेबस में M1 ही डिटेल में है, 2, 3, 4 जस्ट इंट्रोडक्शन ही है। सो पहले बात करेंगे कि M1 क्या है। सो M1 क्या है? वो करेंसी जो पब्लिक के पास है, इसमें ये आता है। सेकंड इसमें आ जाते हैं डिमांड डिपॉजिट्स, जो भी डिमांड की फॉर्म में बैंक के पास डिपॉजिट्स पड़े हैं, मतलब आप जब भी पब्लिक की डिमांड है वो उसको विड्रॉ कर सकते हैं, वो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं। और अगर किसी भी तरह का और कोई रिजर्व जो RBI के पास पड़ा है वो भी M1 में ही इन्वॉल्व हो जाएगा। सो M2 में क्या होता है? M1 के सारे एलिमेंट्स तीनों पब्लिक के पास, डिमांड डिपॉजिट के पास, डिमांड डिपॉजिट की फॉर्म में, या कोई भी रिजर्व RBI के पास जो पड़ा है वो इसमें आ जाएगा। प्लस इसमें और क्या आता है? जो भी सेविंग्स या डिपॉजिट्स पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के पास पड़े हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है 3। M3 में क्या क्या आ जाएगा? M1 के सारी एलिमेंट्स, और इसमें नया क्या आ जाता है? नेट टाइम डिपॉजिट विद द बैंक। सो जो भी टाइम डिपॉजिट बैंक के पास पड़ा है वो इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इज 4 में क्या आता है? 3 के सारे एलिमेंट्स, मतलब M1 भी, टाइम डिपॉजिट भी, और जितने भी डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस बैंक के पास पड़े हैं बट नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट उसमें से निकल जाएगा, वो इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है हमारा M1 का, दैट इज M1 मनी सप्लाई की डेफिनेशन, या इसमें क्या क्या एरियाज कवर होते हैं। सो M1 के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक नैरो कंसेप्ट है। नैरो कंसेप्ट मतलब इसके जो एरिया है वो बहुत कम है, मतलब नैरो स्कोप है। अभी आपने देखा ही होगा कि उसमें कम एलिमेंट्स है, 2, 3, 4 में ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। तो फर्स्ट ये नैरो कंसेप्ट है। सेकंड ये क्या मेजर करता है कि इकोनॉमी में कितना पैसा सर्कुलेट हो रहा है, टोटल वॉल्यूम को ये मेजर करेगा। देन नेक्स्ट आफ्टर दैट इसमें क्या क्या आता है? गोल्ड नहीं, कॉइन, करेंसी या ओवरनाइट जो भी डिपॉजिट्स हो रहे हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जो बहुत ही शॉर्ट में आपको MCQ में आता है, या तो आपको 2 मार्क्स में किसी क्वेश्चन का पार्ट बन के आ जाएगा, ये कि हाई पावर मनी क्या होती है। सो हाई पावर मनी सिंपली आपने याद रखना है वो करेंसी जो पब्लिक के पास पड़ी है नोट्स या कॉइन्स की फॉर्म में, प्लस इसमें आ जाते हैं जो भी कैश रिजर्व बैंक अपने पास रखती है ना, मतलब वो पैसा जो बैंक साइड पे निकाल के रख लेती है इमरजेंसी को फेस करने के लिए, या कोई भी एकदम से विड्रॉ करवाने आ रहा है, तो उसके लिए अगर बैंक जो भी बैंक्स पैसा रखेगी, और नोट्स और कॉइन्स जो भी पब्लिक के पास पड़े हैं, इन सबको मिला के हमारा जो है हाई पावर मनी डिफाइन इसमें किया जाएगा। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं क्रेडिट क्रिएशन की, या मनी क्रिएशन कैसे हमारी इकोनॉमी में होती है। तो वैसे तो अगर मैं लास्ट 2-3 ईयर्स की बात करूँ, ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर्स में भी है, तो इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से करेंगे और इसीलिए मैंने नोट्स में डाला था। तो देखो, इसको समझने के लिए पहले एक टेबल समझ लो, बड़ी इजीली समझ आ जाएगा। और उसको भी समझने के लिए 2 असम्पशंस याद रखनी है इस टॉपिक को समझने के लिए। पहला कि एक ही बैंकिंग सिस्टम है, मतलब एक ही बैंक सिस्टम के थ्रू सब रेगुलेट हो रहा है, प्लस इकोनॉमी में जितनी भी ट्रांजैक्शंस है, चाहे कोई खरीद रहा है, बेच रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो सिर्फ बैंक के थ्रू ही हो रही हैं, कैश की फॉर्म में नहीं हो रही। ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है ये समझने के लिए। तो इसमें सबसे पहले क्या लिया है, यहाँ पे एक असम्पशन कह लो या एक कंसेप्ट लिया है समझने के लिए कि इकोनॉमी में ना 1000 रुपीज़ डिपॉजिट हुए हैं। सबसे पहला डिपॉजिट हमारी इकोनॉमी में एक हो गया 1000 रुपये का, 1000 रुपये बैंक में जमा किए गए हैं, और हमारी इकोनॉमी का 20% रिजर्व रेशियो चल रहा है। मतलब बैंक के पास अगर 1000 रुपये कोई जमा करवाने आ रहा है, उसमें से बैंक 20% साइड पे निकाल लेगा। वो इसलिए निकालेगा ताकि अगर कोई भी विड्रॉ करवाने आ जाए अपने पैसे, तो बैंक उसमें से पे कर सके। ठीक है, तो 20% उसमें से रिजर्व रख लिया। तो अगर 20% रिजर्व रख लिया, 80% पैसे बच गए, तो वो 80% बैंक क्या करता है, लोन दे देता है आगे पब्लिक को, राइट। तो अभी मैंने आपको क्या बोला था कि जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी, सेल परचेज कुछ भी होगा, वो बैंक की फॉर्म से ही होगा, बैंक के थ्रू होगा। तो 800 रुपये अगर किसी ने लोन ले लिया, मैंने 800 रुपये बैंक से लोन ले लिया, तो मैं 800 रुपये क्या करूँगी, कुछ ना कुछ मैंने खर्चा ही करना है ना। मैंने कोई एक्सपेंस कर दिया 800 रुपीज़ का, तो अगर मैंने एक्सपेंस किया, सपोज मैंने कोई सैलून की सर्विस ले ली,
अभी किसी की तो वो इनकम बन गई ना, मैंने खर्चा किया किसी चीज़ पे, किसी की वो इनकम बनी। अगर सलून ऑनर की वो इनकम बन गई तो वो बैंक में ही आके जमा करवाएगा दोबारा से डिपॉजिट, ठीक है। सो मैंने लोन लेके खर्चा किया, जो मैंने खर्चा किया जिसके पास किया उसकी वो इनकम बन गई, और दोबारा से देखो 800 रुपये बैंक में घूम के आ गए। अब 800 रुपये बैंक में आ गए, ठीक है। 800 रुपये में से 20% फिर से रिजर्व रख दिया 160 रुपीज़, और जो बैलेंस बचा 80% का वो फिर जो है लोन की फॉर्म में फर्दर किसी और ने ले लिए, ठीक है। एक बार फटाफट रिकैप करते हैं। 1000 रुपये डिपॉजिट हुए बैंक में, राइट, 20% रखा रिजर्व, 80% जो है 80% किसी ने लोन ले लिया बैंक में से। अब जिसने लोन लिया उसने इकोनॉमी में जाके खर्चा कर दिया वही 80% का, ठीक है। जिसके पास खर्चा किया उसकी बनी इनकम, उसने आगे बैंक में वही 80% पैसे जमा करवा दिए, फिर से बैंक ने उसमें से 20% रिजर्व रखा, 80% का लोन दे दिया। जो 80% का लोन लिया 80% का जो लोन दिया उसमें से फिर 20% का बनाया रिजर्व, 80% दे दिया लोन। अभी देखो ये प्रोसेस कंटिन्यू है, ये प्रोसेस कब तक कंटिन्यू चलता रहेगा इस पे बात करते हैं। ये जानने के लिए हमें एक फॉर्मूला निकालना पड़ता है कि इकोनॉमी में कितना पैसा सर्कुलेट होगा, कितने गुना या कितना टाइम्स। उसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है, कौन सा, 1/LRR, जो भी रिजर्व रेशियो चल रही है। सो 20% रेशियो थी, 1/20% हमने किया तो हमारा आंसर आ गया 5 टाइम्स पैसा सर्कुलेट होगा। किसका 5 टाइम्स? जो इनिशियल डिपॉजिट से, इनिशियल डिपॉजिट से 1000 को मल्टीप्लाई किया 5 से, आ गया 5000। सो 5000 रुपये सर्कुलेट होते रहेंगे टोटल डिपॉजिट्स, अगर 1000 रुपया हमने जो है इनिशियल डिपॉजिट हुआ होगा और 20% रिजर्व रेशो होगी, ठीक है। तो 5000 टोटल सर्कुलेट ऐसे आ गया, और उसी 5000 का मैंने 20% निकाल दिया रिजर्व में, और 4000 का लोन गया होगा, ठीक है। तो आपको ऐसे ये कैलकुलेट करके दिखा देना है कि इकोनॉमी में कैसे मनी जो है वो सर्कुलेट होती है। अभी बात करेंगे कि आपको पेपर में ये क्वेश्चन कैसे आएगा। ऐसे ही आपको आ जाएगा कि क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन के बारे में आप बताओ क्या होता है, कैसे ये काम करता है। आपको ये न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के साथ ही एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले वो 2 असम्पशंस लिखनी है जो मैंने बोली थी, उसके बाद आप लिखोगे कि लेट अस अंडरस्टैंड कैसे हमने जो है क्रिएशन समझानी है। जो भी आप अपनी हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल्स ले सकते हो, जैसे यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ही ली हुई है कि 1000 रुपीज़ का डिपॉजिट है और 20% जो है हमने रिजर्व रखना है, रिजर्व रख के 80% लोन देना है। जो बस मैंने टेबल में आपको बोला है उसको आपने बस अल्फ़ाबेटिकली अपना रिटर्न में लिख देना है, और एक लाइन ये ज़रूर बीच में लिख देनी है, समवन एक्सपेंस बिकम समवन्स इनकम। कोई खर्चा कर रहा है तो किसी की तो इनकम बनेगी जाके। इकोनॉमी में इस तरह से पैसा सर्कुलेट होता है। ये कुछ आप ऐसे पैराग्राफ की फॉर्म में सारा एक्सप्लेन कर दोगे जैसे इन्होंने किया है, फर्स्ट राउंड में क्या हुआ, सेकेंड में क्या हुआ, थर्ड ये वो सारा बता के आपने टेबल बना देना है। फिर ये आपने ये मनी मल्टीप्लायर कैलकुलेट करके टोटल डिपॉजिट भी दिखा के आने हैं कैसे निकले। 5 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करके हमारा 5000 आ गया, उसमें से 20% इज रिजर्व एंड 80% इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ लोन। नेक्स्ट उसके बाद ना एक और है, वाई ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट इज केप्ट एज कैश रिजर्व। अगर पूछ लिया जाए, जनरली नहीं पूछा जाता, जस्ट एक नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि कैश रिजर्व की फॉर्म में हम डिपॉजिट्स क्यों रखते हैं, मतलब एक फ्रैक्शन की फॉर्म में क्यों रखते हैं। क्योंकि माना जाता है कि जब भी बैंक में पैसे जमा करवाए जाते हैं, सारे डिपॉजिटर एकदम से ही नहीं पैसा निकालने आ जाते, कुछ परसेंटेज ही आते हैं। तो कुछ परसेंटेज आते हैं इसलिए कुछ परसेंट ही रिजर्व बनाया जाता है। और सेकेंड, बैंक में रेगुलरली मनी का फ्लो, कैश का फ्लो चलता रहता है, तो उसके कारण भी हम कुछ परसेंट रिजर्व रख के बाकी लोन की फॉर्म में दे देते हैं, सो दैट मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स हो सके। जिनको नीड है उनके पास मोबिलाइज या उनके पास मूवमेंट हो सके फंड्स की। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है हमारा सेंट्रल बैंक का। तो कल कर लेंगे ये, मैंने सोचा था वैसे इसको मैं साथ ही करवाऊंगी, बट पहले आप ये कर लो, मनी वाला सारा एक सेक्शन एक कवर हो जाएगा। सेंट्रल बैंक के जो फंक्शंस हैं और इंस्ट्रूमेंट है, कैसे सेंट्रल बैंक मनी को कंट्रोल करती है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोनों में से क्वेश्चन आता ही आता है, पक्का आता है, शॉर्ट में 3 या 4 में ही आ जाता होता है। तो कल करेंगे, थोड़ा डिटेल में हो जाएगा, आज इतना ही कर लेते हैं, इतना प्रेशर क्यों डालना, धीरे धीरे हो जाएगा, ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। होपफुली आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा और प्लीज़ सपोर्ट मी।
और अगर अच्छा लग रहा है ऐसे ही मैं इंडियन के नोट्स बना के ऐसे डेली बेसिस पे इंडियन इकोनॉमी भी हम डिस्कस कर लेंगे धीरे धीरे. सो थैंक यू सो मच. कीप स्माइलिंग.